हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपको बताया, बेसिकली हमारे आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक है और पॉलिटिकल साइंस में जो है हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं। वो चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए, ये हमको देखना है। क्लियर है भाई? संसद हमें क्यों चाहिए? संसद का काम है तो ही तो हमें संसद चाहिए। अगर संसद का काम नहीं होगा तो हम कैसे आपके संसद को चाह सकते हैं। कह रहे हमें भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय तीन में सहभागीदारी, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति नागरिकों की सहमति को महत्व जैसे विचारों पर आसानी संबंध को समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या, और इसको आसानी से समझने का प्रयास करें। ये वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। इस बात में सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिली है। इसके रूप में मिली है, संसद के रूप में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से संसद ने हमारे नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के अंकुश रखने में मदद देती है। इस आधार पर हम भारतीय संसद को लोकतांत्रिक में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्र मानते हैं। महत्वपूर्ण प्रतीक और संसद का जो केंद्र है वो आपका हम लोग इसमें मानेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये क्या है? ये हमारी संसद है। क्या है? हमारी संसद। ये अब हम कहें तो ये हमारी पुरानी संसद है। कैसी है? पुरानी। अब कैसी है? अब हमारी नवीन संसद आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? नवीन संसद है वो हमारी आ चुकी है। लोगों को फैसला लेना क्यों चाहिए? कह रहे जो लोग हैं उनको फैसला लेना क्यों चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के पूरे देश की जनता को एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों के हिस्सेदारी और तरह तरह की पृष्ठभूमि लोगों को भाग लिया। स्वतंत्रता, समानता और हिस्सेदारी पर विचार से प्रेरित है। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार में भयभीत रहते हैं। सरकार बहुत सारे फैसले असहमत होती है। अगर वे इन फैसलों की आलोचना करती हैं तो भारी खतरों का सामना करना पड़ता है। ठीक, स्वतंत्र आंदोलन का यह स्थिति बदल डालती है। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार के आंदोलन आलोचना करने और अपनी मांग पेश करने लगे हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की और विधायिका में निर्वाचन सदस्यों की चाहत और बजट की चर्चा पर करने और व आपका प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 के तहत गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया के कुछ हद निर्वाचन प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी मिली। हाल ही में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई कुछ शुरुआती कार्यपालिकाएं विधियों में बढ़ाते गए हैं और दबाव के कारण बनी है। ठीक है, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया है और ना ही आम लोगों की निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। कह रहा है पहले जो था, पहले लोग वोट भी नहीं गिर सकते थे और चुनाव प्रक्रिया में भाग भी ले सकते, लेकिन 1909 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत कुछ आपका निर्वाचित जो आपके प्रतिनिधि थे, ठीक, वो लोग इसमें इन्होंने सबसे पहले इस व्यवस्था के तहत आपकी मंजूरी दी। तो पहला भाग लेने का जो मौका मिला और गवर्नमेंट एक्ट 1909 के तहत मिला। आज आप जानते हैं मतदान करना हमारा क्या है? लीगल राइट। ध्यान रखिएगा, कैसा है? लीगल राइट। क्लियर है? ताकि आपको पता चले कि लीगल राइट का मतलब क्या है। ठीक, हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इनको आगे देख रहे हैं। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के तरह तरह के लोगों की जिम्मेदारी के आधार पर, तरह तरह की जिम्मेदारी है, उस तरह के लोग हैं
उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें हैं। ठीक, राष्ट्रवादियों का विश्वास हो गया है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने का फैसलों में लेते हैं और क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता में मिले हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बने हैं, और लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार चाहे कर सकती है। इसका मतलब है कि वह सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के संवेदनशील होना होगा। कैसे जो लोग हैं उनके अनुसार ही उनको संवेदनशील और ये सारी चीजें रहनी होंगी। एक चित्र, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग राइट ईवीएम का इस्तेमाल करा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार देश में ईवीएम इस्तेमाल किया गया है। ईवीएम का इस्तेमाल इतने करोड़ पेड़ों की रक्षा हुई है क्योंकि इनकी छपाई में इनके पेड़ इतने टन कागज काटे जाते थे। ईवीएम आई तो पेड़ों का बड़ा बचा है, क्योंकि जो हम लोग ईवीएम में से पहले हम बैलेट पेपर पर चुनाव करते थे उसके लिए पेड़ काटे जाते थे, और वो पेड़ काटने से क्या होता था, आपके पेपर बनते थे, तब वोट होते थे। इलेक्ट्रॉनिक ने उन 1.5 करोड़ पेड़ों को बचाया है, और 80,000 टन जो है वजन जो है वो भी बचा है पेड़ों का। क्लियर है? तो ये सब चीजें किसकी वजह से हुई हैं? जो हमने ईवीएम को यूज किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम है ईवीएम का। क्लियर है? जिसकी वजह से हमें पढ़ी। चले आगे। संघर्षों के सपने और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान के रूप में ग्रहण किए। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के सिद्धांत को अपनाया है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। कैसा है? सभी नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार है वो वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कारण बताइए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा। विद्यालयों द्वारा अपनी राय में आप इस तरह का कोई फर्क है या नहीं, या पड़ता है, आप उसकी चर्चा कीजिए और हमको बताइए। क्लियर है? किस तरीके का? चलिए देखते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि। जो लोग और हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। सहमति का विचार लोकतंत्र में प्रतिस्थापन बिंदु है। सहमति का मतलब चाहे स्वीकृति हो या लोगों की हिस्सेदारी का निर्णय हो, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, इसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। इस तरह से लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। कि जो अन्य सार्वजनिक स्थान हैं उनमें नागरिकों की क्या आस्था है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लोगों की स्वीकृति होगी और लोगों की हिस्सेदारी का निर्णय होगा, तभी क्या हो सकता है, लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वो आपका हो सकता है, या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। ठीक, जो लोगों के हित में या लोगों की सरकार चुनी गई है, या लोगों की सरकार का ही शासन जो है आपका चल रहा है, इसलिए ये सारी चीजें बड़ी मैंडेटरी है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसे आप पढ़े हैं, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। मंजूरी देने का तरीका है चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन प्रतिनिधियों में चुनाव में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में इस प्रकार समूह ही संसद कहा जाता है। ठीक, यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। ऐसा करती है, नियंत्रित और मार्गदर्शन। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? लोग सरकार बनाते हैं और अपना नियंत्रण रखते हैं। क्लियर है? ये है निर्वाचित सरकार। ठीक, इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उनको कहीं जाना है तो वो हाथी पर बैठकर जा रहे हैं ताकि वो वोट करा सके।
वोट की अहमियत और वोट के मूल्य को समझिए कि सब लोगों का अधिकार सुनिश्चित हो, सब लोग आपका वोट गिर सके, ये राइट्स आपको। आगे बढ़े, चलिए देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, प्रतिनिधित्व का विचार कक्षा 6 और 7 के सामाजिक राजनीतिक जीवन की पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है। जब हम पढ़े हैं तो वहां एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित होंगे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार और किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन पर विचार करें और एक बार आपका दोहरा लें, ये है क्या। क्लियर है? चलिए अब देखिए, कुछ हमारी संसद जो पुरानी संसद थी, अब इसके सामने नई बनी है, उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा, क्लियर है? ये पुरानी पार्लियामेंट है और इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सत्र चलते हैं। यहाँ पर कौन बैठते हैं? चलिए दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कौन बैठते हैं? सभापति महोदय। यहाँ ये उनके काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है। अब जो उनका राइट हैंड होगा, मान लीजिए ये वाला, तो ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। राइट हैंड पे बैठता है सत्ता दल, लेफ्ट हैंड पे बैठता है विपक्ष दल। ये नियम है ऐसी पर। क्लियर है? तो राइट हैंड पर कौन बैठता है? सत्ता दल, इसकी पावर है, वो राइट हैंड पर बैठते हैं। क्लियर है? तो देखिए, संसद भारत संसद देश के सर्वोच्च निर्माण मैत्री संस्थान है, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो लॉ मेकिंग करती है। ये दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा 545 होती हैं, उसके अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता लोकसभा करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपकी राज्यसभा है, तो उस पर 245 मेंबर है और इसमें 545 मेंबर है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, ये क्या होगी आपकी राज्यसभा, ये क्या हो गई आपकी लोकसभा, ऐसे मान लीजिए। क्लियर है? देख लिया? तो ये देश की सर्वोच्च संसद है। क्लियर है? कभी मौका मिले तो जाने का, क्या पता कल कोई आप में से ऐसा लड़का है जो यहाँ MP बन के बैठे। क्लियर है? तो ये भी एक अपने आप में बात है कि तुम में से कोई बच्चा अगर यहाँ बैठता है तो बड़ी अच्छी बात है। देश की नीति में, मेकिंग में, बड़ी पॉलिसी में एक अपनी भूमिका निभा सकता है। आगे बढ़ जाए। संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित भारतीय संसद लोकतांत्रिक सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। तो लोकतंत्र के रूप में क्या है? ये भारतीय जनता आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है जो निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए सभी तरह के चुनाव होते हैं। इस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा हर 5 साल में चुनाव कराती है। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 में दिए गए नक्शे पर देखेंगे, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक व्यक्ति को संसद द्वारा भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दल का सदस्य होता है। कैसा होता है? विभिन्न राजनीतिक दल का सदस्य होता है। कैसे होता है? विभिन्न राजनीतिक दल का आपका मेंबर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपका MP चुना जाता है, हो सकता है वो आपका निर्दलीय भी हो, ठीक है। अब वो MP राज्यसभा का गया है कि लोकसभा का, ये थोड़ा सा ये चीज भी इसमें वेरी करती है। क्लियर है कि आप लोकसभा से चुने गए हैं या
राज्यसभा के सदस्य हैं, इन सारी चीजों को भी इसमें देखा जाता है। आगे बढ़े, नीचे दी गई आप तालिका को इसमें देख सकते हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव, अब तो 18वीं आई है, और 2019 में आपकी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव में जो राजनीतिक दल थे और निर्वाचित जो आपके सांसद सदस्यों की संख्या थी, ये हमें इसमें दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कांग्रेस डीएमके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, युवा श्रम, शिवसेना, जनता दल, बीजू दल, बहुजन तेलंगाना, जनशक्ति पार्टी, इन सबको आपने देखा कितने वोट मिले, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, और समाजवादी पार्टी सपा, कैसे कैसे इनको सीटें मिली। ये जो चुनाव है ये 2019 का, अब तो डाटा जो है हर 5 साल में बदल जाता है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को कितने मिले, ऑल आम आदमी पार्टी को कितने सांसद मिले, ये पूरी लिस्ट है। और कैसे करके कितनी अलग अलग पार्टियों से 543 सदस्य की चुने गए, कैसे है 543 सदस्यों को चुना गया। क्लियर है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और उधर है 15वीं लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुई थी, और यहां आप देख सकते हो बसपा के 21, बीजेपी के 116, कम्युनिस्ट पार्टी के 4, मार्क्सिस्ट के 16, सीपीआईएम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 206, ठीक। और ये कुछ ऐसी थी जो आपका नेशनल पार्टी तो ऊपर हो गई, ये कुछ आपका स्टेट क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके कितने कितने इसमें एमपी आए। समाजवादी के 23 थे, जनता दल यूकेडी जनता दल के 20 थे। जनता दल कितने मेंबर थे, 20। तो इसमें ये दिखाया गया। देख लिया, अब देखते थोड़ा सा आगे इसमें। अब चुने जाने के बाद उम्मीदवार सांसद सदस्य या सांसद यानी कि एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है, सभी सांसद मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद में निम्नलिखित काम होते हैं, ठीक। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कह रहे जो राष्ट्रीय सरकार है उसका चुनाव कराना ही हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, राष्ट्रपति सहित। अगर आपसे पूछ ले संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 सदन से मिलकर बनी होती है। 3 चीजें, 2 सदन है, 1 व्यक्ति है। तो राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में कुल मिलाकर 243 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, अब ये मनोनीत नहीं होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में 272 सदस्यों का होना अनिवार्य है। बहुमत प्राप्त करने के लिए गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सदस्य को राजनीतिक विपक्षी दल होते हैं, या तो अपने दल के साथ बनाए या गठबंधन के साथ इतने मेंबर ले आए। अगर वो नहीं ला पा रहे हैं तो उन्हें कहां बैठना होगा, फिर आपका उनको विपक्ष में बैठना होगा, ठीक है। तो सरकार बनाने के लिए क्या जरूरी है कि लोकसभा के सदस्य जिसके 272 से ऊपर है वो सरकार बनाने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है, और उसी की ही सरकार का निर्धारण भी होता है। कार्यपालिका का चुनाव करने के बाद लोकसभा एक महत्वपूर्ण का काम होता है, कह रहे जैसे कार्यपालिका चुनाव होता है उसके बाद एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है,
जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराने और मिलकर काम करते हैं। जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यह कार्यपालिका ही होती है। जब हम काम शब्द यूज करते हैं कि सरकार काम कर रही, चला रही, तो क्या होती है, हम कार्यपालिका ही शब्द है एक्चुअल में जो काम करता है। क्लियर हो गया। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में, वो सत्ताधारी दल का ही मुखिया ही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश को लागू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सब लोग आपका सरकारी काम, इन सब का आपका वो लोग जिम्मा संभालते हैं। क्लियर है, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनका रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, हाल ही के सालों में काफी बार कितनी एक राजनीतिक दल नहीं है, हाल ही के सालों में आप देखेंगे कितनी बार एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है कि ऐसी सूरत में राजनीतिक दल मिलकर एक संगठन या समूह बनाते हैं। मान लीजिए कुछ ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों को बहुमत नहीं मिल रहा, तो ये मिलकर एक अपना संगठन बना लेती हैं और संगठन के बेस पर क्या करती हैं, ये अपने मुद्दों को साझा करती हैं काम को, और क्या करती हैं, सरकार बनाने के दावे पर जोर देती है कि हम लोग क्या बनाएंगे, सरकार, और मिलजुल कर सरकार बनने का प्रयास। इस तालिका में 2009 में दिए हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इसमें चुनाव के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीट मिली, फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। यानी कि सबसे ज्यादा सीट मिलना ही बड़ी बात नहीं, उस आंकड़े को छूना भी जरूरी है जहां बहुमत है। लिहाजा अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, क्लियर है, और अपना गठबंधन किया और अपने सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो क्या है, उस आंकड़े तक, उस डाटा तक पहुंचना जरूरी है, तभी ये सारी चीज सुनिश्चित। क्लियर है, और तभी ये तय हो पाता है। क्लियर है, तो किस प्रकार सरकार बनती है, कैसे बनती है, फिर आपका रास्ता तय होता है पार्लियामेंट तक। चलिए, तो फिलहाल इतना ही करेंगे आज के लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।